नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नगरी में। और कहने को बहुत कुछ है, लेकिन ये वीडियो मैं कंप्लीट करता हूं स्पेक्ट्रम का। उसके बाद एक छोटा सा वीडियो डालूंगा जिसमें आपके जितने भी कमेंट्स हैं, चाहे वो पीडीएफ से रिलेटेड हो, चाहे वो वीडियोस देर देर से क्यों आ रहे हैं और इसके पीछे क्या मैं पर्पसफुली ऐसा कर रहा हूँ या मेरी मजबूरी है या फिर कुछ ऐसी समस्या, या फिर लूसेंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हम लोग किस तरह से और अच्छा से पढ़ सकते हैं और अच्छे तरीके से हम लोग उस पर जो है अपना काम कर सकते हैं, या फिर स्पेक्ट्रम का जो हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास वो कहाँ पे काम आएगा। हर तरीके के सवाल और हर तरीके के जो है एग्ज़ाम में के लिए अच्छे टिप्स के साथ एक वीडियो मैं ज़रूर डालूंगा। तो वो वीडियो आप लोग देखिएगा अलग से, इसमें ज़्यादा डिस्कशन मैं नहीं करूंगा, पहले इसको ख़त्म करेंगे। तो स्पेक्ट्रम का सीरीज चल रहा है और देखिए जहाँ तक आपको ये नज़र जा रही है ना, ये जो देखिए यहाँ तक ऑलमोस्ट यहाँ तक हमने जो है पढ़ लिया है। 80% किताब ख़त्म है और आज हमें 25वां चैप्टर पढ़ना है। 25वां चैप्टर क्या है, देखिए शुरू से जब आप पढ़ते हैं ना, आप जब शुरू से पढ़ते हैं, एक लाइन से पढ़ते हैं, एक क्रम से पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि घटनाएं, जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो किस प्रकार घटित हुई है और इससे जो है चीज़ों को आप पकड़ पाते हैं। नहीं तो अगर आप वन लाइनर पढ़ते हैं, जहाँ तहाँ से पढ़ते हैं, तो हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि असहयोग आंदोलन पहले हुआ था या भारत छोड़ो आंदोलन पहले हुआ था या सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले हुए था। लेकिन जब उससे संबंधित घटनाएं आप क्रमागत पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें याद रहती हैं। तो उसी क्रम में हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। जब पुर्तगाली जो है पहली बार हमारे भारत में आए थे और व्यापार शुरू किया था, तब से पढ़ रहे हैं। तब उसके बाद जो है फ्रांसीसी आए और पुर्तगाली आए, उसके बाद जो है डच आए, तब जो है ब्रिटिश आए, तब फ्रांसीस आए और ऐसे करके जो है उसके बाद कुछ डेनिश लोग आए। तो मतलब ऐसे जो है एक क्रम से लोग आए, सभी तो चले गए, ब्रिटिश टिक गए। तो उन्होंने किस प्रकार व्यापार को जो है अपनी राजनीतिक मंशा को नहीं दर्शाते हुए, व्यापार करते हुए किस तरह अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमाया भारत पर, और धीरे धीरे करके हमारा जो है, हमारे देश में धीरे धीरे लोग उनके खिलाफ होते गए। धीरे धीरे जो है स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए नए नए अभियान हुए, नई नई योजनाएं बनाई और भारतीय कांग्रेस के बारे में पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। फाइनली अब क्या समय आ गया, एक समय अब ऐसा आ गया जो 25वां चैप्टर है, स्वतंत्रता एवं विभाजन। मतलब समय आ गया है कि भारत को स्वतंत्रता मिले और ये जो मनहूस घड़ी है विभाजन, जो कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे भारत का विभाजन हो, वो उस समय हुआ। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं एक नए तरीके से मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या क्या इसमें पढ़ेंगे, मैं सब कुछ यहाँ पे शॉर्ट में डिक्लेयर कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग नोट्स पे चलेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। एटली की घोषणा, क्लीमेंट एटली जो थे उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये घोषणा की। एटली की घोषणा के प्रमुख बिंदु, उन्होंने ये घोषणा क्यों की? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 के में जो है ब्रिटेन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। ऊपर से आंदोलन, ऊपर से लीग कह रही थी कि हमें पाकिस्तान चाहिए, हर तरीके से ब्रिटेन घिरा हुआ था। तो सबका समस्या का जो समाधान है वो एटली ने ये घोषणा करके क्लियर किया। एटली के घोषणा के प्रमुख बिंदुओं को हम लोग पढ़ेंगे। आखिर उसने उस घोषणा में क्या किया, क्या क्या चीज़ें बताई जिससे जो उसे लगा कि कहीं ना कहीं भारतीयों को थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि एक सांत्वना दिया जाए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सरकार ने भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण करने की तिथि क्यों निर्धारित किया, कि ये डेट क्यों फिक्स किया, करना था तो उसी समय करना था। कांग्रेस ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी। उसके बाद कैसे भारत विभाजन और स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ा, कैसे छोटी सी छोटी घटनाएं हुई। उसके बाद जब माउंटबेटन वायसराय के रूप में आए तो उन्होंने अपना रूप, अपना जो है रूप किस प्रकार दिखाया, किस प्रकार जो है व्यवहार किया और कैसी उनकी रणनीति थी, उसके बारे में कि स्वतंत्रता देनी है, नहीं देनी है, क्या करना है, किस प्रकार करना है, कैसे विभाजन हो, विभाजन नहीं हो तो क्या करना है, उन सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद माउंटबेटन योजना, उन्होंने योजना प्रस्तुत की, उसके सारे प्रावधान। भारत को ने जो है डोमेन दर्जा का क्यों स्वीकार किया, अगर भारत के पक्ष में नहीं था भारत पाकिस्तान को अलग करना भारत से, तो ये आखिर ऐसा क्यों स्वीकार किया गया यहाँ के सरकार द्वारा वो। उसके बाद सत्ता हस्तांतरण की तिथि समय से पूर्व करने का कारण क्या था। समय से पूर्व जो है 1948 में, आप जानते थे ना, पहले चैप्टर में पढ़ा है 1948 में कहा गया था, 47 में ही क्यों ऐसा करने को कहा गया। उसके बाद आया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये अंतिम अधिनियम था। सारे अधिनियम आए,
आए ना, 1918, 1935, ऐसे जो है समय समय पर अधिनियम आए। तो उसी प्रकार जो है 1919 का आया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो अलग अलग समय पर अलग अलग अधिनियम आए। तो उसमें देखिए 1947 में जो अधिनियम आया, मैं थोड़ा फ्लाइट मोड पे डाल लूँ, नहीं तो मैसेज वगैरह आ गए, कुछ कॉल्स वगैरह आ गए तो फिर समस्या होगी। थोड़ा सा समय लिया आपका, कुछ सेकंड। यहाँ पे स्वतंत्रता अधिनियम प्रावधानों को देंगे और उसके साथ का मूल्यांकन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ को मूल्यांकन करने को कहा जाएगा परीक्षा में, और इस बिंदुओं को साथ मूल्यांकन करने को कहा जाएगा। तो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। और उसके बाद अंग्रेजों ने जब बाजी में निर्णय ले लिया, उससे क्या समस्या हुई, और जब हो गया कुछ, तो राज्य जो हमारा देश 376 रियासत में बटा हुआ था, कैसे उसका एकीकरण हुआ और उसमें कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और क्यों भारत का जो है विभाजन अनिवार्य था, क्या अनिवार्य था या नहीं था। उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि क्या भारत का विभाजन अनिवार्य था, आप हाँ कहेंगे तब भी आपकी आलोचना होगी, ना कहेंगे तब भी आपकी आलोचना हुई। और परीक्षा में आपको इसी पर जो है लिखने के लिए कहा जाएगा। कांग्रेस ने विभाजन क्यों स्वीकार कर लिया, जब कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी थी तो क्यों स्वीकार किया, इसके लिए भी जो है हमें पढ़ना है। अंग्रेज जो है भारत छोड़ने को बाध्य हुए, ऐसी कौन सी शक्ति थी, ऐसी कौन सी स्थिति थी कि अंग्रेजों को भारत छोड़ने पे बाध्य होना पड़ा। तो उसके बारे में पढ़ते हुए हम लोग अंततः इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे और फिर चैप्टर 26 की ओर चलेंगे। तो आइए चलते हैं। देखिए ऐसे मैंने रिकैप कर दिया चैप्टर को, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आखिर हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये एक ट्रेलर हो गया। चलिए ट्रेलर हुआ समाप्त, अब आते हैं मेन मूवी पर और चलते हैं इस मूवी की ओर। ध्यान से देखिएगा इस मूवी को, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा, और एंजॉय करके पढ़िए। आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, आप लोग हड़बड़ाते बहुत हैं, आप लोग घबराते बहुत है। जल्दी जल्दी यार, जल्दी के चक्कर में 15 बार पढ़ोगे, 3 साल तक पढ़ते रह जाओगे। आराम से पढ़ोगे, मैंने कहा 30 दिन में, मतलब 30 क्लास में ख़त्म करना है, हमें दिन 30 देना है, लेकिन बाकी के 60 दिन रिवाइज में देना है। वो आप पे डिपेंड करता है, आपको रिवाइज कितना करना है। जैसे कि आप नोट्स तो जो मैं देता हूँ आप जल्दी से पढ़ लेते हो, कोई व्यक्ति लिखते नहीं है, बस चाहते हैं कि बस उसी में से पढ़ ले, हमारा हो जाएगा। नहीं, उस पर आपको काम करना है थोड़ा सा, आपको किताब भी पढ़नी है, आपको वो भी पढ़ना है, साथ साथ लेके चलना है, तभी हो पाएगा। मैं अभी इतना सारा पलट रहा हूँ, ये पेज नंबर मैं देख रहा था 226, देखिए 222 से 226, 222 से 226, यहाँ मैं स्वतंत्रता एवं विभाजन 222 पृष्ठ से 226। चलिए 222 पृष्ठ निकालते हैं। देखिए कितना सारा नोट्स हमारा रेडी हो गया, पूरा स्पेक्ट्रम जो है हमने लिख डाला। 30 दिन में ख़त्म कर देंगे, इतिहास बन जाएगा, और लूसेंट को भी 30 दिन में ख़त्म कर देंगे, वो भी एक बहुत बड़ा इतिहास बन जाएगा, और चैनल पर जब जब लोग आएंगे उनको फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से, बहुत समय ले लिया मैंने आपका। खैर ये सब बातें भी बहुत ज़रूरी है। 222 पेज नंबर, हाँ हम लोग आ गए हैं 222 पेज नंबर पे। कोशिश करता हूं मैं शॉर्ट से शॉर्ट नोट बनाऊं आपके लिए, ताकि आपको पढ़ने में परेशानी नहीं हो। आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, जितनी कम परेशानी होगी दोस्तों आपको, उतनी ही जो है मुझे संतुष्टि मिलेगी। देखिए अध्याय 25 है स्वतंत्रता एवं विभाजन। क्लीमेंट एटली की घोषणा कब हुई थी? 20 फरवरी 1947 को उन्होंने घोषणा की थी। कब की थी? 20 फरवरी 1947 को। ये घोषणा क्या कहती है? कभी कभी अच्छे एग्जाम में प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये घोषणा जो है 2 चीज़ों पर मुख्यतः जो है 3 चीज़ें इसमें दर्शाई गई थी। पहला था कि 30 जून 1948 तक भारतवासियों को सत्ता सौंप देंगे। हमने पढ़ा था ना किताब में कि पहले ही सौंप दिया गया था, उसका कारण हम लोग आगे जानेंगे क्यों ऐसा हुआ था। लेकिन क्लीमेंट एटली जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उन्होंने कहा था कि 30 जून 1948 तक जो है हम भारतवासियों को सत्ता सौंप देंगे। ठीक है, पहला प्रावधान। दूसरा में उन्होंने घोषणा की थी, ये घोषणा था, कोई नियम अधिनियम नहीं बना था कि लंबा प्रावधान होगा।
एक और घोषणा था कि संविधान नहीं बनेगा, अगर संविधान नहीं बनाया आप लोगों ने तो संविधान नहीं बनने की स्थिति में ब्रिटिश सरकार निश्चय करेगी कि सत्ता किसको दी जाए। मतलब बहुत सारी शक्तियाँ थी, कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी, लोकल पार्टियाँ थी, देसी रियासतें थी। तो अगर आपने अपना संविधान नहीं बनाया, संविधान कहने का मतलब वो भी बी आर अम्बेडकर वाला संविधान नहीं, संविधान मतलब बेसिक रूल जिससे आपको सब सत्ता स्थानांतरित की जाए तो आप वहाँ लगा के शांति व्यवस्था कायम करें और आप सत्ता को ठीक से चलाएं। तो वो नियम कानून संविधान आपने नहीं बनाया तो सरकार जो है ये निश्चय कर लेगी, सरकार खुद डिसाइड करेगी कि सत्ता किसके हाथ में देनी है। हो सकता है बांट दे उस समय छोटा छोटा क्षेत्र। और उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन जो कि बहुत अच्छे व्यक्ति थे वो नए वायसराय होंगे। तो ये 3 घोषणा की एटली ने ये सोच के की कि भारत में जो स्थिति खराब हो रही है, लगातार स्वतंत्रता की मांग की जा रही है, वो कहीं ना कहीं जो है उस पर लोग जो है थोड़ा सा संतुष्ट होंगे मेरी इस घोषणा से। तिथि का निर्धारण क्यों आवश्यक था? आखिर तिथि जो है ये 30 जून 1948, भाई ये 30 जून, ये 1 जुलाई क्यों नहीं किया गया, 28 जून क्यों नहीं किया गया, ये फिक्स तिथि, आखिर तिथि क्यों रखी गई? तो देखिए जो राजनीतिक दल थे, राजनीतिक दल जितने भी राजनीतिक दल थे वो सभी आवाज़ उठा रहे थे और ये एक समस्या बन गया था ब्रिटिश सरकार के लिए। तो पहले तो सबसे पहले इनको चुप कराना था, तो राजनीतिक दलों को समस्या समाधान हेतु मनाना। ये राजनीतिक दल मानने के लिए राजी नहीं थे। अब एक ही अंतिम था, मतलब जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं वही चीज़ देने के लिए एक डेट दे दो कि भाई इतना तारीख को हमको दे देंगे सत्ता। तो इससे लोग जो है उतने मतलब एटलीस्ट उतने तारीख तक तो रुक जाएंगे। उसके बाद तत्कालीन, ये कटा हुआ है कुछ नहीं है, संवैधानिक संकट को टालना था। संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गई थी, लोगों ने ब्रिटिश रूल को मानने से इनकार कर दिया था। ब्रिटिश जो प्रशासन था उसके नियम कानून को लोगों ने मानने से इनकार कर दिया था। सब कुछ जो है कह सकते हैं कि पूरी तरह से एक संवैधानिक संकट उभर के भारत में आ गया था, कुछ नियम कानून था ही नहीं। तो उस समय के उस संवैधानिक संकट को टालने के लिए कि लोग जो है कुछ दिन पालन करेंगे इस सब चीज़ों का, इसके लिए उन्होंने डेट दिया। तीसरा, भारत से अंग्रेजी सत्ता की वापसी जो है अपरिहार्य हो गई थी। ये अंग्रेजी सत्ता को महसूस हो गया कि अब हमें जाना ही जाना है। तो आप किसी को कब वचन देते हैं, कब वादा करते हैं, आपको लगता है कि आप वादा निभा पाएंगे, वही ब्रिटिश सरकार को लग गया कि अब हम चले जाएंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक डेट दे दिया। तो ये जो है 3 कारण थे। मेरा स्टैंड हिल जा रहा है बार बार। चलिए, इस पे कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया थी? कांग्रेस ने सत्ता हस्तांतरण की योजना स्वीकार कर ली। कांग्रेस ने कहा जो मिल रहा है ले लो। अब यहाँ पे विखंडन, अलग से स्वतंत्रता का प्रावधान नहीं था। अब ये क्या है, बड़े शॉर्ट में लिखा है मैंने, मुझे इतना शॉर्ट में नहीं लिखना चाहिए था, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। ये विखंडन क्या था? मतलब डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट यानी भारत का विखंडन। उन्होंने क्या किया, कांग्रेस ने कहा कुछ चीज़ों पर जो है उसने लगाम लगाने की कोशिश की, जैसे विखंडन नहीं होगा और अलग से किसी भी देशी रियासत को हम लोग अलग से स्वतंत्रता नहीं देंगे कि अपना नियम आप लोग खुद बना लीजिए। तो ये चीज़ें नहीं होने वाली, इसका प्रावधान नहीं है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया थी। अब देखिए, भारत विभाजन तथा स्वतंत्रता की ओर कैसे बढ़ा। 1947, जब 1947 का साल आया तो प्रारंभ में जो है दंगों का दौर शुरू हुआ। क्या हुआ? दंगों का दौर। दंगे तो आप लोग जानते होंगे, तोड़ फोड़, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। ये क्यों हो रहा था? क्योंकि कांग्रेस और लीग में गतिरोध था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में क्या था? गतिरोध था। दोनों में पट नहीं रही थी। इसके समर्थक आपस में लड़ रहे थे। ये इसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे, ये इसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे, क्योंकि लीग अपने मांग पे अटल थी, उसको डोमिनियन स्टेट चाहिए था। बंगाल तथा पंजाब के हिंदू और सिख द्वारा समूहीकरण की मांग की गई। अब देखिए, अगर आपका घर बांग्लादेश की तरफ होता और या फिर पाकिस्तान की तरफ होता और बात आती उस समय विभाजन की, तो आप तो डर जाते, हो सकता है हमारी सारी प्रॉपर्टी, बिजनेस सब पाकिस्तान में चला जाए। यही चीज़ हुआ। जब बंगाल क्या था? मुस्लिम बहुल राज्य था, पंजाब हिंदू बहुल राज्य था। अब यहाँ से दोनों जो है, चूँकि पाकिस्तान सटा हुआ था और बंगाल जो है इधर भी पाकिस्तान का थोड़ा सा वर्चस्व था, ये लोग दोनों चाहते थे कि पाकिस्तान में मिल जाए। तो यहाँ जो हिंदू थे इनको ये डर हो गया
कि हो सकता है हमें पाकिस्तान न जाना पड़े। तो उन्होंने कहा कि समूहीकरण की मांग, मतलब हमारा समूहीकरण, समूहीकरण का मतलब हमें समूह, हमारे समूह में डाल दीजिए, जहाँ पे हिंदू बहुल क्षेत्र है वहाँ पे हमें रखिए, बदले में आप हमें जो भी चीज़ हमारे यहाँ है वहाँ दे दीजिए, समूहीकरण की मांग। उधर क्या हुआ कि बंगाल में हिंदू महासभा ने पृथक हिंदू राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि हमें अलग से हिंदू राज्य चाहिए। जब मुस्लिम जब कह रहे हैं कि पाकिस्तान चाहिए, तो हम क्यों, मुस्लिम जब कह रहे हैं कि हमें मुस्लिम लीग जो कह रही है कि हमें मुस्लिम एक अलग देश चाहिए अपने अधिकारों को बचाने के लिए, तो यहाँ हिंदू महासभा ने क्या किया, पृथक हिंदू राज्य की अवधारणा प्रस्तुत कर दी। तब जाके 10 मार्च 1947 को जीएल नेहरू ने कहा, किसको कहा, कैबिनेट मिशन को कहा, जीएल नेहरू द्वारा कैबिनेट मिशन से बंगाल तथा पंजाब के विभाजन की मांग की गई। अब जीएल नेहरू ने देखा, जवाहरलाल नेहरू ने, कि मामला बिगड़ रहा है, अब पूरा दंगा फसाद में जल जाएगा दोनों राज्य, तो उन्होंने कहा कि अब विभाजन कर दीजिए, दोनों को विभाजित कर दीजिए। तब ना बंगाल से जो है पूर्वी बंगाल निकल के चला गया पाकिस्तान में, जो बाद में बांग्लादेश हुआ, और पंजाब से पश्चिमी पाकिस्तान जाके पश्चिमी पंजाब चला गया पाकिस्तान में, विभाजन तो हो ही गया। तब अप्रैल 1947 में जेपी कृपलानी जी थे, उन्होंने कहा कि युद्ध से अच्छा पाकिस्तान की मांग मान लेते हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध से तो अच्छा है ना कि भाई पाकिस्तान की मांग को मान लो, वो ज़्यादा बेटर है। अब लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में जब आए, तो देखिए उन्होंने उनकी क्या रणनीति थी, इस पे ध्यान देंगे। बहुत ज़्यादा निर्णायक व्यक्ति थे वो, निर्णय लेने में कभी हिचकते नहीं थे, और जो भी निर्णय लेते थे वो पॉजिटिव निर्णय लेते थे। उसके बाद भारत की एकता या विभाजन का पता लगाना था उन्हें ये पता लगाना था कि या तो भारत एक रहेगा या तो भारत विभाजित होगा। ये दोनों ऑप्शन में से भारत किस में राजी है वही हम दे देंगे। उसके बाद सत्ता हस्तांतरण किस प्रकार किया जाए तथा उसका स्वरूप कैसा हो, ये निर्णय लेना जो है लॉर्ड माउंटबेटन का काम था। उनको विशेष अधिकार दिए गए थे इन सब चीज़ों के लिए। उनको ब्रिटेन के राजा द्वारा, ब्रिटेन का क्राउन था, उसके द्वारा ये विशेष अधिकार दिए गए थे कि अब कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, भारत में सत्ता स्थानांतरण करके ही आना है, और बड़े ही कुशल व्यक्ति थे। इधर जिन्ना का दृढ़ निर्णय था कि वो उन्हें पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखिए यहाँ पे घटना जो है, अलग अलग घटनाएं हुई, इस तरह इस पर नज़र डालते हैं। तब जाके माउंटबेटन ने सारी स्थिति को समझ के 3 जून 1947, डेट क्या था, 3 जून 1947 को अपनी एक योजना लाई। अब वो योजना क्या थी, गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आई थी। उसमें क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से मुख्य बिंदु थे, उस पर ध्यान दीजिए। पहला बिंदु कि पंजाब तथा बंगाल के हिंदू तथा मुसलमान, देखिए इसका सॉल्यूशन उन्होंने क्या निकाला, पंजाब तथा बंगाल के हिंदू तथा मुसलमान के बहुसंख्यक जो ज़िले हैं, जहाँ पे उनकी संख्या ज़्यादा है, चाहे वह हिंदू बहुल इलाके हो या मुस्लिम बहुल इलाके हो, सब जगह पे प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी बैठक की जाएगी, और विभाजन के लिए जो भी निर्णय होगा वही माना जाएगा। चाहे विभाजन करना है नहीं करना है, जो निर्णय होगा माना जाएगा। दोनों पक्षों को पहले साथ बैठाइए। दूसरा प्रावधान था कि विभाजन अगर होगा तो विभाजन की स्थिति में दो डोमिनियन स्टेट बनेगा, एक भारत पाकिस्तान, और दोनों के अलग अलग संविधान बनाए जाएंगे। तीसरा था कि सिंध जो है वो अपना निर्णय स्वयं लेगा, वेदर इसको जाना है इंडिया में, रहना है इंडिया में, या जाना है पाकिस्तान में। उसके बाद उत्तरी पश्चिमी प्रांत समझ रहे हैं, जरा देखिए तो उत्तर पश्चिम में क्या है। भारत का नक्शा अगर आपके पास होगा तो उत्तर पश्चिम में जनरली पंजाब है और जम्मू कश्मीर भी लगभग उसी को मानेंगे। एक और चीज़ है, राजस्थान भी है, राजस्थान में भी बंटवारा हुआ है ना, एलओसी वहाँ पे भी है, गुजरात है, ये सब उत्तर पश्चिमी प्रांत है। हालांकि गुजरात को तो नहीं कहेंगे, गुजरात कंप्लीटली पश्चिम है, लेकिन राजस्थान उत्तर पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिमी प्रांत और असम जो कि पूरी तरह पूरब में है, ये जगह जनमत संग्रह किया जाएगा। वोटिंग होती है ना, जनमत संग्रह, जो लोगों का मांग होगा वही किया जाएगा। योजना में कांग्रेस की भारत एकता मांगों को
अधिकाधिक पूरा करने का प्रयास किया गया। कांग्रेस ये हमेशा से चाहती थी कि भारत जो है हमेशा एक रहे, तो जानबूझ के वो ऐसे ऐसे प्रावधान लगाती। देखिए क्या क्या प्रावधान कांग्रेस ने लगाया था। भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जाएगा। मतलब भारतीय रजवाड़े ये नहीं कह सकते हैं कि हम भारत में भी नहीं रहेंगे, हम पाकिस्तान में भी नहीं रहेंगे, हम अपना एक अलग राज्य बना के रहेंगे, है ना। वो नहीं कहेंगे कि वो पटना जो है हम अपना वो अलग राज्य, अलग देश बना लेंगे, ये जो है गया एक अलग देश बना लेंगे। ऐसा नहीं होगा। रहना है तो इंडिया में रहिए, न तो पाकिस्तान जाइए। भारतीय रजवाड़ों को ये जो है स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं था। बंगाल को स्वतंत्रता नहीं थी, यानी बंगाल इसीलिए स्वतंत्र नहीं था कि वो अपना निर्णय खुद ले। जैसे सिंध स्वतंत्र था तो बंगाल वैसे नहीं था। हैदराबाद की मांग को अस्वीकृत कर दिया गया। हैदराबाद का क्या मांग था? हैदराबाद में जनमत संग्रह कहेंगे उसको, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका था। सब कोई चाहता था कि पाकिस्तान में चला जाए, तो मुस्लिम लीग इस पर कुछ ज़्यादा ध्यान दे रही थी, तो हैदराबाद की मांग को अस्वीकृत कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को सत्ता जो है हस्तांतरण की तारीख तय हुई। गतिरोध के संबंध में सीमा आयोग का निर्णय सर्वमान्य होगा। ये माउंटबेटन योजना जो है कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। दोनों ने जो है मिलकर इसको स्वीकार कर लिया। जानबूझ के कांग्रेस ने ये प्रावधान लगाए थे। तो कांग्रेस का क्या जो है ये इसमें क्या रोल था कांग्रेस का, कांग्रेस इसमें जो है कौन सी भूमिका निभा रही थी इन माउंटबेटन योजना में, वो आपको यहाँ पे देखने को मिला। भारत के डोमिनियन स्टेट का दर्जा स्वीकार करने का कारण क्या था? इतना कुछ करने के बाद भी भारत दो भागों में बट गया। जी हाँ, हमारा भारत टूट गया। आखिर ऐसी क्या कारण थी? तो पहले कारण जो दंगा हो रहा था, जगह जगह पे दंगा फसाद तोड़ फोड़, लोग लड़ रहे थे, कट रहे थे। सबसे पहले शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण हेतु, सबसे पहले शांतिपूर्ण सत्ता, यहाँ सत्ता स्थानांतरण नहीं है, मतलब स्थापित करने हेतु, या स्थानांतरण भी कहेंगे क्योंकि हस्तांतरण जो है शांतिपूर्वक से हो जाए, इसलिए इसको मान लिया गया। चलो मान लिया, ले जाओ पाकिस्तान, लेकिन शांति से रहो। तत्कालीन विस्फोटक परिस्थितियों के नियंत्रण हेतु, वही बात, देश में प्रशासनिक तथा सैन्य ढांचा बनाए रखना, ये सब खत्म हो गया था, खत्म हो रहा था। सब जो है मतलब कह सकते हैं कि देश के हित के लिए डोमिनियन स्टेट को स्वीकार कर लिया गया। नहीं तो कटने देते, लोगों को मरने देते, दंगा होते रहता, संवैधानिक व्यवस्था विफल होती, प्रशासनिक ढांचा खत्म हो जाता, सैन्य व्यवस्था चरमरा जाती, विस्फोटक परिस्थितियाँ और बढ़ जाती, तो डोमिनियन स्टेट जो है दर्जा नहीं दिया जाता, ये सब होने दिया जाता। लेकिन इस सब चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया गया। तब जाके आया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये अंतिम अधिनियम था, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया अंतिम अधिनियम था। 18 जुलाई 1947 माउंटबेटन योजना पारित हो गया। प्रमुख धाराएं क्या क्या थी, जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की प्रमुख धाराएं, इससे आपको पता चलेगा कि उस समय भारत की स्थिति क्या थी जब बंटवारा हुआ था। तो सबसे पहला प्रावधान है कि भारत उपनिवेश जो है उसको, या भारत संघ जो है, जो 1935 में माना गया था ना कि भारत एक संघ है, तो भारत संघ को जो है भारत तथा पाकिस्तान दो राज्यों में बंटवारा कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? दो राज्य में बंटवारा कर दिया गया। दूसरा प्रावधान, पाकिस्तान में देखिए कौन कौन सा क्षेत्र गया। सिंध ने निर्णय ले लिया कि हम पाकिस्तान में रहेंगे, हम भारत में नहीं रहेंगे। ब्रिटिश बलूचिस्तान यानी बलूचिस्तान का वो क्षेत्र जो ब्रिटिश के कंट्रोल में था। पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल, ये इलाके टूट के चले गए पाकिस्तान में। यही पूर्वी बंगाल अभी बांग्लादेश है। उसके बाद सभी ब्रिटिश संधियां को रद्द कर दिया गया। जितनी भी ब्रिटिश संधि हुई थी, जितने भी एग्रीमेंट हुए थे कांग्रेस और ब्रिटिश सत्ता के बीच, सभी को खत्म कर दिया गया। शाही उपाधि, सम्राट की उपाधि समाप्त कर दी गई। अब सम्राट कौन रहेगा भारत का? भारत का कोई सम्राट नहीं है। भारत अब क्या होने जा रहा है? एक राजतंत्र से अब गणतंत्र होने जा रहा है। किसी का राज नहीं है, अब जनता का शासन। प्रत्येक राज्य के इच्छानुसार जो है गवर्नर जनरल रखा जाएगा। अब देखिए, हम लोग जानते हैं अंतिम विदेशी गवर्नर जनरल जो थे वायसराय कौन थे? माउंटबेटन। लेकिन भारतीय पूछा जाए तो वो कौन थे? अगर आपसे पूछा जाए कि अंतिम गवर्नर जनरल भारतीय में कौन थे, तो वो कौन थे? सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को बनाया गया था। बाद में वो पोस्ट खत्म कर दिया, तत्काल वो बनाया गया था। वो क्यों बनाया गया था आगे मैं बताता हूँ। प्रत्येक राज्य के अनुसार एक गवर्नर जनरल, मतलब भारत और पाकिस्तान अपना अपना गवर्नर जनरल अपने मर्जी से रख सकती है। उनकी अपनी इच्छा जो है वो प्रबल है, वो अपने हिसाब से गवर्नर जनरल रख सकती है। अपने राज्य के संबंध में कानून बनाने का अधिकार उनको खुद है। अब क्या हुआ, भारत जो है यहाँ देखिए
भारत तथा पाकिस्तान से अंग्रेजी संसद का अधिकार समाप्त कर दिया गया। अब अंग्रेजी संसद का कोई अधिकार नहीं है भारत और पाकिस्तान पे। ब्रिटिश शासन या उसकी रक्षा हेतु भारत या पाक सरकार उत्तरदायी नहीं है। यानी ब्रिटिश शासन अब कैसे चलेगा भारत में या फिर उसकी रक्षा कैसे होगी, अब ये ब्रिटेन खुद देख लेगा। अब यहाँ पे भारत और पाक सरकार की जो है ब्रिटिश शासन के लिए या उसकी रक्षा के लिए कोई जो है जिम्मेदारी नहीं है। उसके बाद यथासंभव भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों की सहायता ली जा सकती है। अब देखिए, मैंने क्या कहा कि जितनी भी संधियाँ थी, जितने भी थे, सब खत्म कर दिए गए। लेकिन अब जब सब खत्म कर दीजिएगा, पहले का नियम कुछ नहीं रहेगा, तो नया नियम बनाने में समय लगता है। तो इसलिए कहा गया कि जहां तक संभव हो सके आप ले सकते हैं। भारत शासन अधिनियम अंग्रेजों ने बनाया था 1935 में, उसके प्रावधानों को आप जोड़ सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। लेकिन इसके लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक है। यह नहीं कि अपना मन से कुछ भी ला के जोड़ दिए। भारत सचिव एक रहते थे ब्रिटेन में। तो भारत सचिव ने क्या कर रखा था कि भारत में अपने कुछ अधिकारियों की नियुक्ति कर रखी थी। तो ये कहा गया कि जो अधिकारियों की नियुक्ति की गई है उनकी सुरक्षा की जाए। जो भी बड़े बड़े सेनापति थे, कुछ अधिकारी थे, उनकी सुरक्षा की जाए और भविष्य में नियुक्ति का अधिकार नहीं। लेकिन अब यहाँ तक हो गया सो हो गया, उनकी रक्षा कर दी जाएगी, उसका जो रिटायर वो उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन भविष्य में अब भारत सचिव जैसा कोई पोस्ट ही नहीं है और ऐसी नियुक्ति अब करने का कोई अधिकार भी नहीं रखा गया। उसके बाद दोनों ही राज्य अपनी अपनी सेना हेतु उत्तरदायी हैं। भैया, अब आपका राज्य तो सेना भी आप ही का ना होगा, सेना रखिए आप। लेकिन उस समय क्या था कि भारत की एक सेना थी। भारत ने जो है अपनी सेना जो है, अब कुछ लोग जो थे, कुछ ऐसे लोग जो ब्रिटिश सेना में सेवा दे रहे थे, तो वो कहाँ जाएंगे? भारत जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे? उनको सेना में शामिल किया जाएगा क्योंकि बंदूक चलाने का तो अनुभव उन्हीं को है। तो ये जो है गवर्नर जनरल के आदेश पर जो है सेना का बंटवारा हो जाएगा आपस में। आगे देखिए, समय है 15 अगस्त 1947। दो स्वतंत्र डोमिनियन भारत एवं पाकिस्तान के गवर्नर जनरल जिन्ना। एक अच्छी चीज़ बताऊँ आपको, ये जो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल जिन्ना थे ना, जिन्ना को कोई गवर्नर जनरल बनाना नहीं चाहता था। ये ज़बरदस्ती जो है, किसी की इच्छा नहीं थी, लेकिन ज़बरदस्ती जो है इन्होंने ठान लिया था कि गवर्नर जनरल जब बनूंगा तो मैं ही बनूंगा पाकिस्तान का। इसको आगे पढ़ेंगे ऐसा क्यों हुआ। अब थोड़ा सा इस अधिनियम का मूल्यांकन कर लेते हैं, 1947 का अधिनियम। तो देखिए, भारत में सबसे बड़ी चीज़ कि भारत में अंग्रेजी सत्ता की समाप्ति किससे हुई? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से। उसके बाद भारत पाकिस्तान को अपने अपने संविधान बनाने का अधिकार किससे मिला? अधिनियम 1947 से। लेकिन विभाजन के जो दुष्परिणाम जितने भी आए वो भी किसकी वजह से आए? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 थे। तो दोनों ही थे। ये जो है आप आलोचनात्मक रूप में भी ले सकते हैं और सकारात्मक रूप में भी ले सकते हैं। और चीज़ें देखते हैं। अंग्रेजों के जल्द वापसी निर्णय से जो है उत्पन्न समस्याएं, क्या चीज़ें जो है, कौन सी ऐसी समस्या जो है उत्पन्न हो गई? अंग्रेज जो है जल्दी जाने को प्लान तो उन्होंने बना लिया, कार्यक्रम बना लिया, लेकिन कोई योजना नहीं थी उनके पास। मतलब भारत को ये लोग छोड़ के जा रहे थे तो भारत के लिए कोई अच्छी योजना तैयार करके जाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया, छोड़ दिया। सुनिश्चित योजना के अभाव में नरसंहार होने लगा। जो हिंदू बहुल इलाका था वहाँ मुस्लिम मारे जाने लगे, मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदू मारे जाने लगे। पूरे देश में क्या होने लगा? नरसंहार होने लगा। योजना के विपरीत क्या योजना थी कि दोनों ही स्टेट अपने अपने गवर्नर जनरल खुद चुनेंगे, वहाँ की सरकार मिलकर चुनेगी। जो भी वहाँ के एक ढांचा तैयार किया गया है कि कौन कौन से किसके पास क्या डिपार्टमेंट रहेगा, वो लोग चुनेंगे। इसके विपरीत जो है जिन्ना खुद गवर्नर जनरल बनने को अड़े हुए थे। इन्हें गवर्नर जनरल ही बनना था, इससे छोटा पोस्ट इनको नहीं चाहिए था। उसके बाद सीमा आयोग, जो कि रेड क्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग का गठन किया गया था कि वो क्या कर रही थी? सीमा गठित कर रही थी। उसने सीमा तो बना दी, लेकिन उसने घोषणा में काफ़ी देरी कर दी। जब तक इन्होंने घोषणा की, रेड क्लिफ साहब ने रेड क्लिफ रेखा बनाया। अभी रेड क्लिफ रेखा पहले क्या था कि ये रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच में है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में, अभी ये अफ़गानिस्तान के पास है। तो आवश्यक देरी जो है कि तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। तो ये कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई। अब आते हैं राज्यों का एकीकरण, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से इसको जानिएगा। बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं इसके लिए, मैं आपको बताऊँगा। समय था जुलाई 1947। जवाहरलाल नेहरू जो थे अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठ के विचार कर रहे थे किसको क्या दिया जाए।
आखिर कौन बड़ी जिम्मेदारी संभालेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को नए राज्य का विभाग सौंपा गया। वल्लभ भाई पटेल ने कहा ठीक है देख लेते हैं भाई, देख लेंगे क्या करना है। पटेल ने जो है दूरदर्शिता पूर्ण और सामंजस्य का सहारा लिया। बहुत अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे मतलब स्वभाव से नहीं, स्वभाव से जो हों, बड़े ही कुशल व्यक्ति थे ये, बहुत कुशल व्यक्ति थे। इन्हें पता था कैसे एक करना है। तो प्रथम चरण जब शुरू हुआ तो कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, 3 गो नाम आप लोग याद रहे, तीनों बेवफा सनम थे भारत में, गुणगान करते थे पाकिस्तान का। इनको छोड़कर बाकी सारे राज्यों ने क्या किया, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। सबने कह दिया कि ठीक है हम विलय होने को तैयार है भारत में। बाकी ये 3 गो जो है अड़ा हुआ था कि जब जाएंगे तो पाकिस्तानी जाएंगे। देशी रियासत भी तैयार हो गई, 136 रियासत थी, मतलब 136 रियासत तैयार हो गई, क्योंकि कुछ रियासतें ऐसी थी जिनका थोड़ा सा इलाका जो है पूर्व की ओर था, थोड़ा सा इलाका उत्तर की ओर था, तो उनमें थोड़ी सी समस्या थी। जो सॉलिड रियासत थी 136 रियासतों ने क्या किया, वो तैयार हो गए, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन विकल्प नहीं था, दूसरा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं रह सकते थे। अब आपका घर जो है, आपका घर बिहार में रहेगा, चाहे बिहार में आपकी कोई सत्ता है, छोटी सी रियासत है, आपका मन भी होगा कि पाकिस्तान में जाएं तो अब जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। लेकिन नियम तो लगा हुआ था कांग्रेस का कि या तो रहना है भारत में या तो पाकिस्तान में, स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं आप, तो कोई विकल्प नहीं था। उसके बाद कश्मीर को जो है, कश्मीर में जो है एक विलय पत्र, जो अभी धारा 370 आप लोग बोलते थे ना, 370 में क्या हुआ था, बहुत सारे प्रावधान थे, अपना संविधान था, अपना झंडा था, भारतीय झंडा को अपमान कर देना वहाँ खराब नहीं समझा जाता था। उसके बाद वहाँ की लड़कियाँ से जो शादी करता तो वहीं का नागरिक हो जाता था, मतलब नागरिकता आराम से मिल जाती थी। बाहर के नागरिक, मतलब बाहर मतलब कौन, हमारे ही देश के दूसरे राज्य के नागरिक वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। बहुत सारे प्रावधान जो है पाकिस्तान के पक्ष में डालकर जैसे तैसे जो है उस समय जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से जैसे तैसे कश्मीर को मिला लिया गया था 370 में। हैदराबाद में जो है, हैदराबाद एकदम भाई अड़ा हुआ था। जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ, जूनागढ़ में जनमत संग्रह द्वारा जो है जूनागढ़ को मिला लिया गया। लोगों की मांग थी, वहाँ के राजा की मांग नहीं, वहाँ के लोग के जो वोटिंग किया गया उसमें पाया गया जूनागढ़ भारत में रह गया। ये वो हैदराबाद जो था ना, ये बड़ी कट्टर था, यहाँ मुस्लिम की संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो बार बार जो है समझा रहे थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, रे भाई हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है, हैदराबाद इतना जो है एकदम इतना अंदर है, और ये कैसे पाकिस्तान जाएगा भाई, काट के नहीं ना भेज देंगे, संभव नहीं है। तो अंततः हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई, सेना को लगाना पड़ा, और मार के सबको घर में कर्फ्यू लगा के जो है हैदराबाद को भी मिला लिया गया। तो हैदराबाद और जूनागढ़ 1948 में, और 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर जाके मिला था। 1 साल तक पूरा खेला हुआ था, 1947 से 1948 तक। दूसरा चरण क्या था, पहले चरण में तो ये काम हो गया, सारी रियासतें मिल गई, बहुत सारी रियासतें, सारी नहीं बोलूँगा, कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद के नखरे कंट्रोल हो गए। दूसरा चरण में क्या हुआ, कुछ रियासतों को संलग्न किया गया। संलग्न मतलब छोटा रियासत था, उसको राज्य का वैल्यू नहीं दिया जा सकता था, तो सबको एकीकृत किया गया, 2-4 गो रियासत मिला के। छत्तीसगढ़ में बता दूं 39 गो रियासत था, छोटा, सबको मिला के कहाँ डाल दिया गया, मध्य प्रांत और उड़ीसा में मिला दिया गया। गुजरात की कुछ रियासतों को बम्बई में मिला दिया गया, गुजरात ऐसे भी बहुत बड़ा बन रहा था उस समय, तो कुछ काट के मुंबई में मिला दिया गया। कठियावाड़ में जो है संयुक्त रियासत बनाया गया, मध्य प्रांत का रियासत एक नया बनाया गया, पटियाला, राजस्थान, कोचीन, ट्रावनकोर की रियासतें अस्तित्व में आई। तो ये सब रियासतें अलग अलग बनाई गई, कुछ छोटी रियासतों को मिला के। ऐसे जो थे 376 जो रियासतें थी वो सब मिला दी गई, सबको जो है कुछ न कुछ स्टेट में डाल दिया गया। तो इस चरण को पूरा करने में 1 वर्ष का समय लग गया। उसमें क्या किया गया, कुछ रियासत थोड़ा नखरा कर रहे थे, ए सर आप तो मेरा रियासत ले रहे हैं तो मैं कुछ पोस्ट पे दे दीजिए। तो यहाँ पे क्या किया गया, अनेक जो राजा थे, जो छोटे राजा पैदा ले लिए थे, सबको बोल रहे ठीक है तुम राज्यपाल बन जाओ, ठीक है तुम उपराज्यपाल बन जाओ, या तो तुम अधिकारी राज्यपाल उपराज्यपाल जैसा पोस्ट लेके तुम बन जाओ, नहीं तो भाई बाद में तो डंडा है ये है। तो किसी तरह से जो है ये सब महत्वपूर्ण पद उनको दे के रियासत को संभाल लिया गया। ऐसे जो है पूरा भारत का एकीकरण किया गया, जो छोटे टुकड़े में भारत बटा हुआ था उसका एकीकरण हुआ। कम समय में, केवल 1 वर्ष में ये काम भारत जैसे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करके दिखा दिया। वो उनकी महान उपलब्धि थी, जी हाँ, अच्छे को बस का बात नहीं था जो वल्लभ भाई पटेल ने कर दिया।
खैर वो नहीं चाहते थे कि कभी उनकी मूर्ति वूर्ति बने, लोगों ने बना दिया, अलग बात है। वो बस भारत का हित चाहते थे। अब देखिए, अब आपसे प्रश्न अगर मैं पूछूं जरा आपने खुद से प्रश्न पूछिए आप, क्या भारत का विभाजन अनिवार्य था? क्या ज़रूरी था भारत को विभाजित करना? सोचिए ज़रा, इस बात पे गौर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप अच्छे चिंतनकारी नहीं बनते हैं, अच्छा चिंतन करना आपको नहीं आ रहा है, तब तक आप मुख्य परीक्षा जैसी परीक्षा में उत्तर नहीं लिख सकते हैं। आपका उत्तर बिल्कुल अलग होता है, लगता है कि हाँ बंदा कुछ जानता था। देखिए, तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो मैंने कुछ बिंदुओं को हाईलाइटेड किया है, कुछ बुक से जो है लिया है। तो देखिए, भारतीय जो इतिहासकार है, भारत के जो इतिहासकार है, विभाजन को महान दुर्घटना मानते हैं। हम भी नहीं, मैं मुझसे पूछा जाए तो मैं भी नहीं चाहता था कि विभाजन हो। देश को ये अपूरणीय क्षति, यानी देश को एक ऐसी क्षति हुई है जो कभी पूर्ण नहीं की जा सकती है। उसके बाद तीसरा टॉपिक, इसके अनुसार विभाजन जो है क्या था? विभाजन जो है अंग्रेजों की फूट डालो राज करो तथा जिन्ना के सांप्रदायिक एवं पृथकवादी नीति का परिणाम था। मतलब ऐसा नहीं कि पूजा पाठ करके और बहुत बढ़िया काम करके आप विभाजित कर दिए। ये लोग जो अंग्रेज जो नीति अपनाई थी, फूट डालो राज करो, उसको सफल बना दिया था इन्होंने। और जिन्ना ने जो है सांप्रदायिक और पृथकवादी नीति जो अपनाया, इसका भी मन पूरा हो गया, बन गया गवर्नर जनरल, जाओ लेके पाकिस्तान खुश हो जाओ। तो ये सब उसी का परिणाम था। कुछ विभाजन हेतु कांग्रेस को जिम्मेवार मानते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कांग्रेस अगर चाहती तो वो क्या करती, जैसे तैसे हाथ पांव जोड़ के मुसलमानों को स्वतंत्रता आंदोलन में आने पर प्रेरित करती और तब लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगती। कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमी थी जो कि जिससे विभाजन हुआ। इसी के विपरीत पाकिस्तानी इतिहासकार जो है विभाजन को उचित मानते हैं। उन्हें लगता है कि मुसलमानों के संरक्षण और पोषण के लिए ये उचित था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हिंदू वो बहुल देश भारत में मुसलमान जो है वो हमेशा किस चीज़ का शिकार बनते, अवहेलना का शिकार बनते। उनका ये मानना था। सबका अपनी अपनी सोच। हमारा मत क्या है? अब ये इतिहासकारों का मत हो गया। हमारा मत, आपके प्रश्न के उत्तर का मेन पार्ट यही होगा। विभाजन के प्रमुख उत्तरदायी जो थे, मैं तो मानता हूँ मोहम्मद अली जिन्ना को। ये बड़ा जिद्दी आदमी था भाई, बहुत जिद्दी आदमी है। पाकिस्तान के पैसे पर इसी का जो है फोटो है। तो बहुत जिद्दी आदमी, कायदे आजम बोलते थे, हर काम कायदा से करेंगे और रहेंगे, इन्हीं का काम था। वे मुसलमानों को खुद को पृथक समुदाय मानने का जो है एहसास कराने में सफल हो गए। उन्होंने मुसलमान को यह एहसास करवाया कि वो एक पृथक समुदाय हैं, वो भारतीय नहीं है, भारतीय लोगों से मिले हुए नहीं हैं। धीरे धीरे देश का माहौल समाधान के विरुद्ध हो गया। ऐसा माहौल उन्होंने क्रिएट कर दिया, ऐसा माहौल, इन सब चीज़ों से ऐसा माहौल क्रिएट हुआ कि अब समाधान होने की स्थिति में देश नहीं था, अब तो विभाजन होना था। ऊपर से क्या हुआ, दोनों पक्षों से भूल हुई। किससे? कांग्रेस से, लीग से। जो दो लोग, जो इंडिया और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के जो नेता थे, इन सब से भूल हुई। सबने क्या किया, हमेशा भेदभावपूर्ण बयान दिया। उधर से हिंदू महासभा अपना अलगे गुण गाता था, मुस्लिम लीग अलग ही गुण गाती थी। सभी कारकों ने मिलकर अंततः विभाजन का एक आधार तैयार किया और उसके फलस्वरूप अंततः भारत को जो है क्या हो गई, भारत जो है विभाजन की ओर अग्रसर हुआ और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजित भी हो गया। ये हमारा मत है। आप चाहें तो अपना मत भी रख सकते हैं, ये नहीं कि कॉपी पेस्ट करेंगे। समझिए, बस स्थिति को समझिए क्या हुआ था। कांग्रेस के विभाजन स्वीकार करने का क्या कारण था, ये पहले हम लोग डिस्कस किए हैं, लेकिन ये कुछ अलग है। राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों को सम्मिलित करने में कांग्रेस असफल रही। जरा देखिएगा, ऐसा क्या कारण था, कांग्रेस कहाँ पर विफल हो गई जिससे उसको अब अंत में मजबूर होना पड़ा। तो सबसे पहले तो यही, मुसलमानों को सम्मिलित नहीं कर पाई। भारत के लिए स्वतंत्रता सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी था। सबसे पहले तो भारत को स्वतंत्रता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उसके बाद सांप्रदायिक रूप से राष्ट्र का एकीकरण नहीं हुआ। जी हाँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, ये नारा ही रह गया, नारा तक ही रह गया। ये एकीकरण नहीं हो पाया, सब जो है सांप्रदायिक रूप से एक नहीं हो पाए। सत्ता के तुरंत हस्तांतरण और लीग के हिंसक कार्यक्रम को रोकना था, यानी इसको रोकना नहीं था, यहाँ कॉमा डाल दीजिए। सत्ता का तुरंत हस्तांतरण चाहिए था और लीग का जो हिंसक कार्यक्रम था, जहाँ तहाँ दंगा फसाद ये लोग कर रहे थे, इसको रोकना था।
और ऊपर से मुस्लिम लीग का जो दृढ़ निश्चय था, इससे मजबूर होना पड़ा। लोग समझ गए, कांग्रेस समझ गई कि अब ये मानने वाला नहीं है। और गांधी जी असमर्थ थे, गांधी जी कुछ करने में, क्योंकि हिंसा जहाँ आ गया वहाँ गांधी जी क्या करेंगे। इतनी अच्छी तो बॉडी थी नहीं उनको कि जाके सबको आयरन मैन की तरह मार के गिरा देंगे, तो वो असमर्थ हो गए थे। हिंसा में तो ऐसे भी वो हाथ नहीं डालते थे। अब ऐसी कौन सी परिस्थिति आई कि अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा? ऐसी कौन सी शक्तियाँ थी? देखिए, शक्ति का वर्णन 4 पेज में है, याद रखिएगा। मैंने इसे 4 लाइन में पिरो दिया है, समझिएगा। एक बार बुक जरूर पढ़ लीजिएगा, मेरा रिकमेंडेशन है, मेरी सलाह मान लीजिएगा। ऐतिहासिक उद्देश्य का सिद्धांत। अब देखिए, ऐतिहासिक उद्देश्य क्या था? जब हम लोग कोई ऐसा निर्णय लेते हैं ना जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, तो वो निर्णय ऐतिहासिक बोला जाता है। चाहे वो आपका पॉजिटिव निर्णय डिसीजन हो या नेगेटिव डिसीजन हो, चाहे वो नकारात्मक निर्णय हो या सकारात्मक निर्णय हो। तो अंग्रेजी सत्ता यह चाहती थी कि उनका उद्देश्य जो है वो ऐतिहासिक हो, ये सिद्धांत था। ये इन्होंने ये दिखाया कि हम भारत में, हमें अब जो है शासन नहीं करना है, भारत में हम सत्ता हम नहीं चाहते थे। हम जो है भारत में बस अपना जो है राजनीतिक अपने व्यापार को बचाने के लिए राजनीतिक एकीकरण करना चाहते थे। ये एक राजनीतिक कदम था। बस हम बिना किसी लोभ लालच के भारत को स्वतंत्र करना चाहते हैं, ये एक उद्देश्य था। दूसरा, साम्राज्यवाद का पतन। जी हाँ, इतना ज़्यादा आंदोलन, इतना ज़्यादा विरोध, लोगों का ब्रिटिश का विरोध करना, उनके कपड़ों की होली जलाना, उनकी भाषा का विरोध करना, उनकी संस्कृति का विरोध करना और उनके खिलाफ लगातार आंदोलन, हिंसा अहिंसा दोनों माध्यम से, इससे पता चल गया था कि साम्राज्यवाद का पतन होगा। ये बहुत बड़ी शक्ति थी जिसने अंग्रेज़ों को ये कर दिया, मजबूर कर दिया। 2 महान शक्तियों का उदय। 1945 में जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अमेरिका और रूस, ये 2 महाशक्ति उभर के आए। बम गिराया था अमेरिका को, याद है ना? जापान आज तक नहीं सटता है अमेरिका के पास, और रशिया के पास बहुत पावर थी। तो ये 2 महाशक्ति जो थी, ये क्या कर रही थी? ये ब्रिटेन को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी। तो ये दोनों भारत की स्वतंत्रता को सपोर्ट कर रहे थे, ये एक बहुत बड़ा कारण था। उसके बाद इंग्लैंड में श्रमिक दल का उदय। आपको पता है, क्लीमेंट एटली जो थे वो श्रमिक दल के नेता थे। तो श्रमिक दल नाम से पता नहीं चल रहा है, श्रमिक मतलब लेबर होता है, लेबर पार्टी। तो ये लेबर पार्टी की जो सरकार थी, ये हमेशा जो है भारत में सत्ता को जो है सौंप देना चाहती थी भारत को। इसे जो है भारत की स्वतंत्रता से लगाव था। तो इसके जो नेता थे, इसके ये जो सत्ता थी, ये हमेशा भारत के लिए काम करना चाहती थी। मतलब इनको लग गया था, अब ये सब कारण थे तो भाई क्या फ़ायदा वहाँ रहने का। तो इंग्लैंड में श्रमिक दल का उदय एक महान कारण था, बड़ा कारण था, जो आज़ादी हमें मिली। उसके बाद भारतीय राष्ट्रवाद की आंधी रोकने में अंग्रेज़ों की विफलता। कोई भी ऐसा आंदोलन, कुछ ही आंदोलन में जो है सीधे वो जेल में ठूंस देते थे, फांसी दे देते थे, लेकिन रोक नहीं पाते थे आंदोलन को। तो हर जगह सफल 2-4 गो आप चाहें तो अच्छे अच्छे आंदोलन का उदाहरण दे सकते हैं, सफल आंदोलन का। कुछ फांसियाँ हुई उनका उदाहरण दे सकते हैं। ऐसे करके आप बता सकते हैं कि ये सब शक्तियाँ हैं जिन्होंने मजबूर कर दिया। तो देखिए कितने आराम से आपको समझ में आया। यही तो हमारा नोट्स है, ऐसे ही तो नोट्स होता है। तो दोस्तों, आशा करूँगा कि आपको समझ में आया होगा। स्पेक्ट्रम का नोट्स बनाने में मुझे कम समय लगता है, फिर भी कम समय, उससे भी कम समय होने के कारण थोड़ा वीडियो में लेट हो रहा है, लेकिन आराम से पढ़िए, आपको मज़ा आएगा। जब हम जिस दिन रिवाइज़ करेंगे ना, उस दिन मज़ा आएगा। 26वां चैप्टर एक बार देख ले क्या है। 26वां पर एक नज़र डाल लेते हैं। नज़र तो हर जगह डालना पड़ता है। अब ऐसी वैसी नज़र की आप लोग आशा मत कीजिएगा मुझसे। मैं ये बुक पे नज़र डालने की बात कर रहा हूँ। कहाँ गया यार। देखिए, कभी मूड अपना फ्रेश रखिए, कुछ भी आपको टेंशन हो, कुछ भी मूड फ्रेश रखिए तो पढ़ने में मज़ा आएगा। और कुछ गाने वाने सुनते रहिए। 25 नंबर आज हमने पढ़ा, स्वतंत्रता एवं विभाजन। अच्छा लग रहा हो तो दोस्त लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग पढ़ते हैं, लाइक नहीं कीजिए, और शेयर जरूर कीजिए। अगर कोई वीडियो आपको लग जाए ना कि बहुत अच्छा है, या फिर ये किसी को फ़ायदा पहुंचा सकता है, या कुछ मज़ा आ सकता है, तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइए। ये देखिए, संवैधानिक, प्रशासनिक एवं न्यायिक विकास, कैसे जो है आज़ादी के बाद संवैधानिक, प्रशासनिक और न्यायिक विकास हुआ भारत में, सब पे बड़ी आराम से पढ़ेंगे। यही तो आधुनिक भारत है, अंत तक पढ़ेंगे। उसका करंट अफेयर्स भी पढ़ लेंगे, कहानी खत्म। तो इसकी शुरुआत हम लोग जल्द करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए। चैनल को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दीजिए। बाकी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप बस सफल होकर दिखाइए और मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच।